Hey guys, welcome to PM पाठशाला. Guys, we are starting the new type of initiative that is विजन का जो हमारा PT 365 का है. तो उसमें जो अप्रैल से लेके दिसंबर 2022 तक का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, तो आज जो हम उठाने जा रहे हैं डैट इज़ द इन्वायरमेंट पार्ट. ठीक है, तो इन्वायरमेंट से जुड़ी जो भी इंफॉर्मेशंस थी आपके करंट एस्पेक्ट्स के लिए, करंट अफेयर्स के लिए जो इम्पॉर्टेंट है, वो गाइस आज आपको बहुत अच्छे से समझनी है. और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप जानते ही हो, जैसे जैसे प्रीलिम्स करीब आ रहा है तो आपके पास सारी इन्फॉर्मेशंस करंट अफेयर्स की बिल्कुल आपके दिमाग में चली जानी चाहिए. तो सबसे पहले ग्लोबल सिनेरियो के बारे में है, उसमें हम देखेंगे IPCC की 6 असेसमेंट रिपोर्ट पार्ट 3 के बारे में. सबसे पहले जान लो IPCC से जुड़ी इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल पेपर में पता होनी चाहिए करते वक्त, क्योंकि इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, दैट इज़ इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज. अच्छा, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और इसको क्रिएट करा गया था 1988 में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, और UNEP डैट इज़ यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम. याद रखना IPCC का मेजर ऑब्जेक्टिव यही होता है, साइंटिफिक इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करना गवर्नमेंट को ऑल लेवल्स पर, ताकि उसी हिसाब से क्लाइमेट पॉलिसीज़ को डेवलप किया जा सके. IPCC याद रखो UN बॉडी है जिसका मेन क्या काम होता है, साइंस असेस करके रिलेटेड जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको साइंटिफिकली एड्रेस करना. आज की डेट में याद रखो मेंबर्स इसके 195 हैं. इंडिया भी IPCC का मेंबर है. इससे जुड़ी और इन्फॉर्मेशन अगर आप जानते हो तो इसमें इसका काम क्या होता है, स्पेशल रिपोर्ट्स बनाना, मेथोलॉजी रिपोर्ट बनाना रिलेटेड टू द नॉलेज ऑफ क्लाइमेट चेंज. हाउएवर इट डज़ नॉट एंगेज इन साइंटिफिक रिसर्च. ये भी ध्यान रखना, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि IPCC इंगेज इन साइंटिफिक रिसर्च, तो आपको वो गलत करना है. ठीक है, इन 2007 IPCC को नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला हुआ है. अब देखो डेट्स ईयर याद रखो, दिमाग खोल के पढ़ना. IPCC ने निकाला, तो जो इसकी असेसमेंट रिपोर्ट है उसका जो टाइटल है दैट इज़ क्लाइमेट चेंज 2022, मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज वर्किंग ग्रुप 3, कंट्रीब्यूशन ऑफ द 6 असेसमेंट रिपोर्ट. अब इस रिपोर्ट में हो क्या रहा है ना, एक अपडेटेड ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन की, प्रोग्रेस की एंड प्लेजेस की. ठीक है, ग्लोबल इमिशंस को एग्जामिन करना, उसके बारे में ये रिपोर्ट है. AR6 का आपका जो बेसिकली रिपोर्ट है, इसमें क्लाइमेट चेंज 2021, द फिजिकल साइंस बेसिस, ये सारा का सारा क्लाइमेट चेंज के 2022 में क्या क्या इम्पैक्ट्स रहे, अडेप्टेशंस क्या क्या रही, वल्नरेबिलिटी किस किस एरिया में रही, सिंथेसिस रिपोर्ट जो रिलीज़ की गई वो. अब ना देखो IPCC AR6 के ना कुछ क्लाइमेट गोल्स के कुछ टारगेट थे, उसको ध्यान से समझना. देखो ग्लोबल वार्मिंग को ना लिमिट करना है टू 1.5 डिग्री सेल्सियस. ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन का जो पीक है बिफोर 2025, और उसको रिड्यूस करते हुए आपको 2030 तक कितना कर लेना है, बाय 43%. ठीक है, इसी के साथ साथ ये ध्यान रखना रीच ग्लोबल नेट जीरो कार्बन इमिशन हमें करना है इन द अर्ली 2050s. मीथेन हमें 34% 2030 तक रिड्यूस करना है. देखो कुछ फिगर्स ना आपको रटनी ही पड़ेंगे गाइस, और वट एवर आई एम मार्किंग राइट नाउ प्लीज़ लर्न इट प्रॉपरली. ग्लोबल वार्मिंग को हमें 2 डिग्री सेल्सियस लिमिट करना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि ग्लोबल गैस इमिशंस को जब आप गैसेस को कम करोगे तो उसका इमिशन बिफोर 2025 करना है, रिड्यूस बाय 27% बाय 2030, रीच ग्लोबल नेट जीरो CO2 इमिशन अराउंड द अर्ली 2017. ये हमारे कुछ टारगेट्स हैं गाइस. तो ये हमें हमेशा याद रखना है कि जब भी आपसे AR6 IPCC रिपोर्ट के बारे में पूछे तो इस फैक्ट डेटा के बारे में आप ज़रूर लिखोगे. कुछ की ऑब्जर्वेशंस है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट देख लो. यहाँ पर एक आपका दे रखा है कि कहाँ कहाँ से सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिशंस 2019 में ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक मतलब इंसान के द्वारा किए गए. तो हम जो सबसे ज़्यादा देखते हैं एनर्जी सप्लाई सेक्टर से बहुत ग्रीन हाउस गैस इमिशन हो रहा है. अब मान लो इसी में आपको ना उसने टेबल बना के दे दी थी सबसे ज़्यादा किस सेक्टर से ग्रीन हाउस गैस इमिशन हो रहा है, तो आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा एनर्जी सप्लाई सेक्टर से है, फिर इंडस्ट्री से है, फिर एग्रीकल्चर से है, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर बिल्डिंग से है. तो ठीक है, जो चीज़ें याद करने वाली हैं आई एम मैंशनिंग दोज थिंग्स, ताकि आप पेपर में ना या सुनते वक्त वीडियो में इमीडिएटली उसको याद कर लो. ठीक है, अच्छा प्रोजेक्शन भी देखो यहाँ पर, मीडियन ग्लोबल वार्मिंग 3.2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी बाय 2100. लाइक दैट क्लाइमेट फाइनेंस करने की ज़रूरत है, फाइनेंशियल फ्लोज को बढ़ाने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें. ठीक है, तो जितनी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन हैं जो आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वो डेफिनेटली वीडियो के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी.
नेक्स्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं मीथेन एमिशन के बारे में। देखो मीथेन आ कहाँ से रहा है, मीथेन के बारे में समझ लो होता क्या है। सबसे पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखोगे तो मीथेन कलरलेस होता है, ओडोरलेस गैस होती है। एक प्राइमरी कंपोनेंट जो नेचुरल होता है वो नेचुरल गैस है, प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस है एक तरह का। लाइफ स्पैन देखोगे तो 20 साल तक होता है एटमॉस्फेयर में ये, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, हाँ जी भाई, 8 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ CO2। रिस्पॉन्सिबल क्या है, 25% ग्लोबल वार्मिंग करता है मीथेन। इंडिया अमंग द टॉप 5 मीथेन एमिटर्स इन द वर्ल्ड आता है, ठीक है। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन फॉर्मेशन की ग्रोथ वगैरह भी मीथेन के कारण हो रही है। तो आपको एग्जैक्टली गाइस पता होना चाहिए कि इस वजह से ये हो रहा है। उसके बाद ये मीथेन आती कहाँ से है, बहुत ज़्यादा जो इसका इमिशन है गाइस वो बायोलॉजिकल है ओरिजिन में, रादर देन कि हमने इसको बिलो सरफेस से निकाला। क्योंकि यहाँ पर देखने वाली बात है कि देखो वेटलैंड से सबसे ज़्यादा वेटलैंड है ना, क्योंकि यहाँ पर ये कह रहा है कि most of the increase in emissions seems to be biological in origin rather than having been released from below a surface during the extraction of fossil fuels। प्रपोर्शन बता रहा है टोटल मीथेन का, वेटलैंड में सबसे ज़्यादा है, फिर फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन में, फिर लाइफ स्टॉक लाइक दिस, ऐसा पूरा इसने टाइप टेबल बनाया है। राइस कल्टीवेशन और ये सारे के सारे से हमें मीथेन मिलता है कमिंग फ्रॉम, ठीक है। समझ आ गया कहाँ कहाँ से आ गया, तो वेटलैंड है, फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन है, लाइफ स्टॉक है, लैंडफिल एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट है, नेचुरल जियोलॉजिकल सीड्स है, राइस कल्टीवेशन, बर्निंग ऑफ प्लांट मैटर, टेरिटरी, टर्माइट्स एंड अदर वाइल्ड एनिमल्स से भी हमें मीथेन मिलता है। तो हमें पता होना चाहिए मीथेन क्या है और मीथेन कहाँ कहाँ से आ रहा है। ग्लोबल मीथेन असेसमेंट जो 2030 की रिपोर्ट थी उसको रिलीज़ कराया गया बाय क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी कोलिशन एंड UNEP ने, ठीक है। इस रिपोर्ट में COP27 के साथ देखा भाई, इसको मैच कराया गया। इसी के दौरान बात की गई थी कि भाई जो प्रोजेक्शंस हैं मीथेन एमिशंस की उसका फर्दर आपका ग्लोबल मीथेन प्लेज टारगेट भी हमने तय कर रखे हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया ना कितना ज़्यादा एटमॉस्फेयर पे ये इम्पैक्ट डाल रहा है। देखो इससे रिलेटेड जुड़ी बातें ध्यान रखनी है। एक तो तुम्हें पता होना चाहिए ग्लोबल मीथेन प्लेज क्या है। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने भी इसको ज्वाइन करा है, तो आपसे पूछ सकता है ना कि रिसेंटली कौन सी कंट्री ने ज्वाइन करा है, तो आपको लिखना है यही। उसके बाद COP26 2021 में लॉन्च किया गया था ताकि मीथेन का इमिशन रिड्यूस हो। इसको लीड कौन करता है, तो याद रखना इट इज़ लेड बाय योर US एंड द यूरोपियन यूनियन। एम इसका क्या है कि 30% हमें इसके रिड्यूस करना है इमिशन को बाय एटलीस्ट 30% बिलो 2020 लेवल्स बाय 2030। मेंबरशिप की बात करोगे कि मोर देन 100 कंट्री पार्टिसिपेंट्स हैं। इंडिया डिड नॉट साइन द प्लेज बिकॉज ऑफ इट्स कंसर्न्स ओवर द इम्पैक्ट ऑन ट्रेड। अब ध्यान रखो ये बात, अभी तुम्हारे पेपर में ग्लोबल मीथेन प्लेज यार आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इंडिया ने इस प्लेज को साइन नहीं किया है क्योंकि इंडिया कह रहा है बहुत सारे कंसर्न्स हैं रिलेटेड टू द इम्पैक्ट ऑन ट्रेड। कंट्री की जो फार्म सेक्टर है उसको दिक्कत हो सकती है, लाइफ स्टॉक के रोल में रूरल इकॉनमी में प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए हम तो साइन नहीं कर रहे इस प्लेज को। समझ गए। नेक्स्ट आता है ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर। जस्ट 30 फॉसिल कंपनीज़ हैं इसमें, कि कह रहे हैं कि वो हाफ ऑफ द प्लैनेट को वार्मिंग कर रही हैं, मीथेन इमिट करती हैं बाय एनर्जी सेक्टर। तो NGO जो है इसका काम क्या है कि वो इन्फॉर्मेशन सारी शेयर करे वर्ल्ड वाइड कि कैसे क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ा जाए। फिर तीसरी चीज़ है दैट इज़ इंटरनेशनल मीथेन इमिशन ऑब्जर्वेटरी है। तो IMU के रिपोर्ट से पता चला जो कटिंग मीथेन इमिशन है फास्टेस्ट वे टू टैकल क्लाइमेट चेंज इन शॉर्ट टर्म। देखो कितनी बड़ी बात है। तो ये सारी स्टेटमेंट तो याद करनी है आपको पेपर में, चाहे मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हो या वैसे भी फैक्चुअल डेटा के अकॉर्डिंग प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप बताओ कि IMEO का जो डेटा है, जो रिपोर्ट है, उसमें कट करने को कहा जा रहा है और ये बहुत शॉर्ट टर्म में ही क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को कर देगा, टैकल करेगा। ठीक है, कैटलाइज करना रिडक्शन मीथेन इमिशंस को करना। कोर इम्प्लीमेंटिंग जो पार्टनर है वो इसका ग्लोबल मीथेन प्लेज है। ठीक है, फोर्थ है नासा का ना, नासा अर्थ सरफेस मटेरियल है, डस्ट सोर्स इन्वेस्टिगेशन मिशन है। तो मीथेन का जो सब पैरामीटर्स है ना वर मैप्ड बाय नासा अर्थ सरफेस मिनरल डस्ट सोर्स इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें जो इमिट है यानी कि
अर्थ सरफेस मिनरल डस्ट सोर्स इन्वेस्टिगेशन, उससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि मोर देन 50 सुपर इमीटर्स है मीथेन गैस सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया और साउथ वेस्टर्न यूएस के अंदर। सुपर इमीटर्स कैसे निकलते हैं, फैसिलिटीज़, इक्विपमेंट, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, फॉसिल फ्यूल वेस्ट की वजह से निकलता है। तो आपको ये सारा के सारे मिशन मीथेन से रिलेटेड सारा डेटा बिल्कुल याद करना है। इमीडिएटली इसको वीडियो को चाहे 2-3 बार सुननी पड़े, सुनकर इसको इमीडिएटली याद कर लो। नेक्स्ट आपका इससे रिलेटेड आता है ओशन एसिडिफिकेशन एंड आर्कटिक आइस के बारे में समझते हैं। वाई इट इज़ इन द न्यूज़, क्योंकि ना जो केमिस्ट्री चेंज हो रही है आर्कटिक ओशन के वेस्टर्न रीजन की, जो बहुत सारे एसिडिटी लेवल वहाँ 3 से 4 टाइम्स बढ़ गया है। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी हुई है ग्लोबल ओशन एसिडिफिकेशन ऑब्जर्विंग नेटवर्क की। तो एक कोलैबोरेटिव इंटरनेशनल नेटवर्क है, 2012 में आया। इसका काम क्या है, डिटेक्ट करना, अंडरस्टैंड करना ओशन एसिडिफिकेशन ड्राइवर्स को। ठीक है, तो अब ना सबसे पहले समझो कि ओशन एसिडिफिकेशन होता क्या है एंड हाउ डज़ इट वर्क। तो ना देखो, सबसे पहली बात है इसका काम, ओशन एसिडिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि ओशन का जो पीएच लेवल है ना वो गिर जाना। पीएच लेवल समझते हो ना, एक चार्ट होता है जिसमें हम पता चलता है 0 to 7 जो है वो एसिडिक है, 7 न्यूट्रल है, 7 से नीचे सारे के सारे आपके एसिडिक होते हैं, 7 अपने आप में न्यूट्रल होता है। वाटर का पीएच 7 होता है, 7 से ऊपर जाते हो तो फिर आपका एल्कलाइन बेस आ जाता है। तो प्राइमरी कॉज क्या है ओशन का एसिडिफिकेशन का, क्योंकि कह रहा है कि वहाँ पर ना एटमॉस्फेयर से CO2 का अपटेक बहुत ज़्यादा हो रहा है और इसका क्या हार्मफुल इम्पैक्ट है। हाँ जी, लाइफ फॉर्म्स पे हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ेगा, जो शेल्स हैं, स्केलेटन है, मराइन फूड चेन्स हैं, उनमें बहुत असर पड़ेगा। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करता है, तो देखो यहाँ पर ना एक बता रखा है कि कैसे, देखो इसका पीएच लेवल जो है वो वर्क आपका कम होता चला जा रहा है। ठीक है, सी वाटर का कैसे कम होता जा रहा है, फिर कार्बोनेट ऑयल जिसके अबेंडेंट जो हेल्दी कोरल्स थे उनके ऊपर असर पड़ने लगना है। फिर लेट 1800 रिड्यूस एसिडिटी, लोअर कंसनट्रेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर देखो यहाँ पर ये बता रहा है लेट 1800s का रिड्यूस एसिडिटी, यहाँ पर ये कह रहा है इंक्रीज एसिडिटी। तो 2 तरह से ना इसने डिवीजन करा हुआ है गाइस। ठीक है, ये वाला जो था इसमें अबेंडेंट हेल्दी कोरल्स मिलते थे, क्योंकि यहाँ पर क्या था, सी वाटर का मेंटेन था, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम था, कार्बोनिक एसिड बनता था, फिर इससे फ्री हाइड्रोजन आयंस बनते थे, फिर बाई कार्बोनेट बनता था। तो ये इनका एटमॉस्फेयर ऐसा था कि जिसमें आराम से स्पीशी रह रही है। यहाँ क्या हो रहा है, 2100 के लिए प्रोजेक्टेड है कि भाई एक तो आपका एसिडिटी बढ़ेगी और आपके स्पीशीज़ रह जाएंगे, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा, फ्री तो होंगे, बाई कार्बोनेट बनाएंगे, लेकिन सोचो हाउ डज़ इट इम्पैक्टिंग द लॉट। अब इसकी वजह से ना आर्कटिक रीजन पर असर क्या पड़ रहा है। तो देखो आर्कटिक रीजन क्या है, जोग्राफिक रीजन है जो नॉर्थ पोल के अराउंड स्प्रेड है। ठीक है, तो ऐसा एरिया विद इन द आर्कटिक सर्कल, लाइन ऑफ लैटिट्यूड अबाउट 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। अब ना इस सिग्निफिकेंस क्या है आर्कटिक का, तो देखो सिग्निफिकेंट ये है कि मेल्टिंग ऑफ आइस जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही है, इसकी वजह से इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन यानी कि ऑयल गैस रिजर्व सारा एक्सेसिबल हो गया है। तो ओपन नदर्न सी रूट भी है, बन गया एक नया ट्रेड रूट। फिर ये वाटर वर्ल्ड का ओशन करंट भी है जो सर्कुलेट करता है, और ये वर्ल्ड का क्लाइमेट चेंज बैरोमीटर भी है। तो आपको ध्यान रखना है ये सारी चीज़ें। ठीक है, आर्कटिक रीजन वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इट्स अ वर्ल्ड्स क्लाइमेट चेंज बैरोमीटर। अब इंडियन आर्कटिक क्या है, तो हमारा आर्कटिक रिसर्च प्रोग्राम 2007 से ही चल रहा है। वहाँ पे सेवरल एक्सपीडिशंस भी हमने की हैं, पहली आर्कटिक पॉलिसी भी बनाई है हमने। इंडियन आर्कटिक स्टेशन बनाया है हिमाद्री करके, नॉर्वे में लोकेटेड है, और इंडियन इन्वेस्टिगेशन, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन 2008 से ही चल रही है। अब तुम्हें समझना है आर्कटिक ओशन के आसपास की कंट्रीज़ ध्यान में रखना, कौन कौन सी, US है, कनाडा है, ग्रीनलैंड है, स्कॉटलैंड है, ये सारे, रशिया है, ये सारे के सारे आपको ध्यान रखना है। इसके आसपास के कंट्रीज़ के आसपास के सी, जैसे ये ब्यूफोर्ट सी है, यहाँ पर ईस्ट साइबेरियन सी है, तो ये आपको सारे रखना है। फिर लेप्टो सी भी है यहाँ पर। तो ऐसे ना आपको सारे के सारे पैरामीटर यहाँ पता होने चाहिए कि कौन कौन से बने हुए हैं। आगे यहाँ पे ना आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन के बारे में दिया हुआ कि व्हाट डज़ इट मीन। देखो क्या होता है आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन का मतलब है आर्कटिक 4 टाइम्स बहुत ज़्यादा जल्दी, मतलब 4 टाइम बहुत ज़्यादा जल्दी ना ये बहुत ज़्यादा हीटअप होता जा रहा है, क्योंकि आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन इसी को कहते हैं कि डायनेमिक ऑफ ग्लोबल वार्मिंग कैसे बढ़ता जा रहा है। लोअर एटमॉस्फेयर इसका गर्म होता जा रहा है रेडिएशंस की वजह से, फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू सरफेस क्लाउड्स बनते हैं, एरोसॉल्स एटमॉस्फेयर में क्रिएट हो जाते हैं,
लार्जर एनर्जी फ्लो करती रहती है, बहुत ज़्यादा अब्जॉर्प्शन हो रहा है, इंटेंसिफाइड बायोलॉजिकल एक्टिविटी ओशंस में हो जाती है, टेम्परेचर राइज करता है सरफेस का, इसकी वजह से आपका इसका सबसे बड़ा असर क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, एंड देन दैट लीड्स टू द मेल्टिंग ऑफ सी आइस एंड स्नो। तो अगर हम इन्हांस कर देते हैं नियर सरफेस एरिया टेम्परेचर चेंज ओवर आर्कटिक रिलेटिव टू ये सब, तो उससे फिर आर्कटिक एम्प्लीकेशन के कॉजेज़ क्या हैं, तो यहाँ पर कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग, आइस, एल्बिडो फीडबैक, लैप्स रेट फीडबैक, ये सारा इम्पैक्ट क्या पड़ता है, फौना जो रीजन है, स्पेशली जो पोलर बियर्स हैं, जो वेल्स हैं, उन पर असर पड़ने लग जाता है। फिर जुम्बी और डूम्ड आइस जो आपकी बनी हुई है वो इवेंचुअली ग्लोबल सी लेवल उसका राइज कर जाएगा 10 इंच सोचो, तो थिकर सी जो सरफेस है वो सारा का सारा मेल्ट कर जाएगा। इसीलिए आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड भी है 2022 की, जिसे रिलीज़ कौन करता है, यूएस नेशनल ओशनिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन 2006 से ही इसमें रिव्यू करा गया है कि कैसे अप टू डेट इन्फॉर्मेशन रखी जाए आर्कटिक के बारे में। और देखो आर्कटिक कॉन्टीन्यूज टू वार्म मोर देन ट्वाइस, है ना। तो परसिस्टेंट समर सी आइस जो है ड्यू टू पोलर सरफेस वाटर नॉर्मल में चकची सी, तो ना भी चकची सी भी ध्यान रखना। पेपर में देखो कौन सी चीज़ कहाँ पूछ लें गाइस, बहुत ही अलर्ट होके पढ़ाई करनी है, ठीक है। अपने मन में विश्वास लाओ कि हम अच्छा पढ़ रहे हैं एंड विल डेफिनेटली सक्सीड इन इट, और कीप रिवाइजिंग द लेसन्स थ्रू द वीडियो लेक्चर्स, ठीक है। तो फॉर द नेक्स्ट लेसन विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट वीडियो सेशन, ठीक।